एक नंबर जीएस के अंतर्गत आज हम मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना यानी फिजिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे। ये चैप्टर ऑन डिमांड है। किसी छात्र ने मांग की थी कि उसी के आधार पर तैयार किया गया कि सर आप भारत के बारे में बता रहे हो, उससे पहले हमें थोड़ा मध्य प्रदेश का बता दें। तो वो मैंने जो भारत का पोर्शन बताया था उसको वहाँ रोकते हुए मैंने आज से मध्य प्रदेश के थोड़ा फिजिकल बताऊंगा, फिर आपको उसके साथ जोड़ दूंगा। तो भौतिक संरचना समझने से पहले आपको मध्य प्रदेश का मैप देखना आना चाहिए। तो ये मध्य प्रदेश का एक छोटा सा मैप मैंने यहाँ अटैच कर रखा है। इसमें ये वाला जो ऊपर का हिस्सा है ये उत्तरी हिस्सा है, ठीक है। ये आपका पूर्वी हिस्सा है, ये पश्चिमी हिस्सा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ चाहे तो आप छोटा सा। तो ये नॉर्थ वाला हिस्सा है, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट, ठीक है। और इसके अलावा नीचे की साइड जाहिर सी बात है कि अब साउथ का हिस्सा रह गया, ठीक है। मैं ये नक्शा इसलिए अटैच कर रहा हूँ कि इसी के सहारे से मैं आपको सारे भौगोलिक भागों को बताऊंगा। तो जब भी आप पढ़ेंगे हम इन नक्शे को देखते हुए चलेंगे, ठीक है, चलिएगा। तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के भौतिक परिस्थितियों के आधार पर जो 3 वर्गीकृत किए गए भाग हैं उनके बारे में जानते हैं। तो इसमें 3 वर्गीकृत भाग हमारे पास है। मध्य उच्च प्रदेश नंबर 1 है पहला, नंबर 2 है सतपुड़ा की श्रेणी का प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश, और तीसरा है पूर्वी पठार। इसी पूर्वी पठार को बघेलखंड का पठार भी कहते हैं, ठीक है। तो मध्य उच्च प्रदेश को पुनः दोबारा 5 हिस्सों में बांटा गया। नंबर 1 है मध्य भारत का पठार, नंबर 2 रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और नर्मदा सोन घाटी। और इसी प्रकार से जो बीच का सेकंड हिस्सा था सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, इसे भी 3 भागों में रखा गया। राजपीपला की श्रेणी, ग्वालीगढ़ तथा महादेव की श्रेणी और मैकाल श्रेणी। और पूरी पठार को पता ही चुका था पहले ही कि आप बघेलखंड का पठार भी कह सकते हैं, ठीक है। पठार को अंग्रेजी भाषा में प्लेटू कहते हैं। पूरा मध्य प्रदेश प्लेटू या पठार के रूप में ही बना हुआ है, ठीक है। तो हमारा पहला हिस्सा बनेगा इसमें से मध्य उच्च प्रदेश। तो मध्य उच्च प्रदेश मतलब मिडिल हाई रीजन जो है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे हम। तो यहाँ थोड़ी सी जानकारी ले रहे हैं उसके लिए। तो यहाँ लिखा हुआ है मध्य उच्च प्रदेश त्रिभुज के आकार की एक पठारी प्रदेश है। पठारी मतलब प्लेटू, जो नर्मदा सोन घाटी एवं अरावली श्रेणियों के मध्य स्थित है। नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में कैमूर, भांडेर और विंध्याचल पर्वत श्रेणियां मध्य उच्च प्रदेश का ही भाग है। इन पर्वत श्रेणियों से निकलने वाली प्रमुख नदियों में चंबल, केन, काली सिंध, बेतवा तथा पार्वती उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं तथा यमुना नदी में समा जाती हैं। इसी कारण से मध्य उच्च प्रदेश को गंगा का बेसिन भाग भी माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। तो मध्य उच्च प्रदेश को गंगा के बेसिन का ही भाग माना जाता है। ये बात आपसे पूछी जाती है कई बार एग्जाम में। इन प्रदेशों को 5 हिस्सों में बांटा गया। मैंने अभी ऊपर बता दिए थे, फिर दोबारा यहाँ समझाए जा रहे हैं उन्हें। पहला है मध्य भारत का पठार, नंबर 2 है रीवा पन्ना का पठार, तीसरा है मालवा का पठार, चौथा है बुंदेलखंड और 5वां है नर्मदा सोन घाटी। इनको हम इसी ऑर्डर में देखते जाएंगे। तो इसको पहला मध्य भारत का पठार। तो मध्य भारत के पठार को दिखाने के लिए यहाँ मैंने एक छोटा सा नक्शा फिर अटैच किया हुआ है, और इस नक्शे के अंदर आपको यहाँ एक डिज़ाइन करके बताया गया है कि मध्य भारत का पठार जो है वो इस साइड का हिस्सा है, जो मैंने अभी डिज़ाइन आपके लिए रेड कलर के पेन से किया। और बीच में एक कर्क रेखा ही बताई गई है जो कि 14 या 15 जिलों से निकल रही है, क्योंकि यहाँ पे एक टुकड़ा बढ़ गया है आगर और शाहजहाँपुर से। नहीं, पहले आपके 14 ही जिला हुए करते थे, यहाँ लिखा भी है, अब वो 15 हो गए हैं। तो आप उन्हें गिन के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है। तो ये जो हिस्सा आपको अभी दिखाया गया है ये आपको मूल नक्शे में जाके देखना होगा एक बार। तो थोड़ा सा मूल नक्शे को ऊपर डिजाइन कर लेते हैं उसी की नकल पे। तो ऐसे है। तो इस हिस्से में आने वाले कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे ग्वालियर है, मुरैना है, श्योपुर है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा ऐसे ऐसा आ जाएगा। देखिए आप यहाँ नक्शे में भी ऐसे ही है ना, ऐसे। तो हमें इससे ये समझ हो जाएगी कि कौन कौन से हिस्से इसमें मिल रहे हैं। तो जैसे ग्वालियर है, शिवरी का कुछ हिस्सा है, मुरैना है, श्योपुर है। तो इस तरीके से हमको ये समझ पैदा हो जाएगी। अब हम इसको थोड़ा सा जो वैसी चीज़ें हैं जो जानना जरूरी है, चंबल उप आंध्र प्रदेश भी कहा जाता है इसे। तो मध्य भारत के पठार की पहली बात ध्यान से समझ लें
कि मध्य भारत पठार का विस्तार जो है पूरब में बुंदेलखंड के पठार से पश्चिम में राजस्थान की उच्च भूमि तथा उत्तर में यमुना मैदान से दक्षिण में मालवा के पठार तक है। तो ये जो लिखा है उसकी चारों दिशाओं में जो जो चीजें स्थित हैं वो बताई हैं कि पूरब में भैया बुंदेलखंड का पठार है, पश्चिम में राजस्थान की उच्च भूमि मिल जाएगी, उत्तर में यमुना का मैदान है, दक्षिण में मालवा का पठार जो हमारे यही है। ठीक है, तो ये उन्होंने डायरेक्शन बता दिया कि चारों दिशाओं में मध्य भारत पठार को कौन घेरे हुए है। दूसरे पॉइंट में उन्होंने बताया है कि सीमांत वंश द्वारा यह पठारी भाग पश्चिम में अरावली श्रेणी से पृथक होता है। इस क्षेत्र में दोमट मिट्टी, ये आपको याद रखना, दोमट मिट्टी से ढकी हुई अवसादी चट्टानें प्राप्त होती हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत भिंड, ग्वालियर, मुरैना, गुना, सीपरी, नीमच और मंदसौर का कुछ हिस्सा आ जाता है। तो इस तरीके से हमको ये समझ पैदा हो जाती है कि ये हिस्सा कौन कौन से इलाके में है। इस क्षेत्र में लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। इस क्षेत्र की मुख्य नदियों में पार्वती, चंबल, कूनो, काली सिंध और कुंवारी है। मध्य भारत के पठार की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाली जलोढ़ और काली मिट्टी कृषि की दृष्टि से गेहूं, बाजरा, ज्वार के लिए उत्तम है और खनिज की दृष्टि से यह क्षेत्र अधिक संपन्न नहीं है। तो इस इलाके में खनिज नहीं पाए जाते। खेतीबाड़ी की जो चीजें हैं उनका उल्लेख नीचे किया हुआ है। इस इलाके में सरसों की मात्रा भी अधिक होती है। मुरैना जो भिंड है, ये इलाका सरसों के लिए पहचाना जाता है। अगला हिस्सा है, फिर चित्र के दो अटैच किया हुआ है मैंने इसमें बताने के लिए। तो रीवा पन्ना का पठार, तो रीवा पन्ना के पठार का आप जब डिजाइन देखेंगे तो थोड़ा सा देखें यहाँ पे, यहाँ रीवा, सतना और जो पन्ना ये वाले हिस्से आएंगे। तो थोड़ा सा मूल नक्शे को देखने जाते हैं यहाँ पे। तो मूल नक्शे में, अच्छा वो जो अपन ने बनाया था उसमें अपन ने ये वाला हिस्सा नहीं बनाया था, नीमच मंदसौर वाला, जिसमें ये वाला हिस्सा आ रहा है इस तरीके से, ऐसे इस साइड का। तो यहाँ आप देख सकते हो कौन कौन दिख रहा है आपको, रीवा, सतना, ठीक है, और ये जो पोर्शन दिखाई दे रहे हैं ये सारे आ जाएंगे इसके अंतर्गत। चलिएगा, इसको नीचे अपन जाके थोड़ा सा रीड करते हैं और समझते हैं और इसके बारे में बातें। तो यहाँ पहला रीवा पन्ना का पठार जो है सेकंड नंबर पे है, जो मध्य उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ लिखा हुआ, इसकी भी दिशा बताने की कोशिश की गई। मालवा के पठार के उत्तर पूर्व में स्थित रीवा पन्ना का पठार को बिंद कगारी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। ये बताया जाता है रीवा पन्ना पठार को किस नाम से भी जानते हैं, बिंद कगारी प्रदेश के नाम से भी। इन क्षेत्रों में लाल, पीली और बलुई मिट्टी होती है। कैन, टोन्स, सोनार, बीहड़, ठीक है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं चचाई, केवटी और बहुटी और पूखा। इसके पठार के प्रमुख जल स्रोत हैं या जल प्रपात हैं, सॉरी। बिंद कगारी प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा जो है 125 सेंटीमीटर है, ठीक है। 125 सेंटीमीटर बारिश होती है वहाँ पे लगभग। मध्य प्रदेश के सतना, पन्ना जिले में पाए जाने वाली महत्वपूर्ण खनिज चूना व पत्थर व हीरा, जो हीरे की प्रमुख खदान है वो यही है पन्ना में, ठीक है। अगला है हमारे पास मालवा का पठार। आप डिजाइन को देख सकते हैं, मालवा के पठार की डिजाइन। इस डिजाइन को हम मूल नक्शे में भी एक बार देखेंगे जाके। तो मूल नक्शे में जब आप इसे बनाएंगे, कहाँ चला गया, सॉरी। तो जब आप मूल नक्शे में से बनाएंगे इस साइड में, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बनाते समय में, इस तरीके से है वो, ऐसे। तो इससे थोड़ा एक आइडिया लग जाता है। मैं 19-20 बना रहा हूँ क्योंकि ये पेन इस तरीके का है नहीं जैसे कागज पे, पेपर पे होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ऐसे बना पा रहे हैं थोड़ा सा। तो इस इलाके में अगर हम देखें तो देवास है, उज्जैन है, इंदौर है, रतलाम है, ये सारे पोर्शन आपको इसमें मिलेंगे। चलिएगा, तो हम अगला देख रहे हैं, हमारे पास में है मालवा का पठार। तो मालवा का पठार देख लो, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कुछ जिले तो यहाँ लिखे ही थे पहले से। रतलाम है, उज्जैन है, ठीक है, शाहजहाँपुर है, भोपाल भी है। तो अपने क्षेत्र में भोपाल थोड़ा पीछे रह गया था, विदिशा है, राजगढ़ है, इतना तो दिख ही रहा है, सीहोर है, ठीक है। तो मालवा जो क्षेत्र है उसके बारे में जानकारी लेते हैं हम। तो मालवा का जो पठार है वो पश्चिमी भाग को मध्य प्रदेश, मालवा पठार के पश्चिमी भाग को मध्य उच्च प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ये अपन थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे। तो कर्क रेखा जो है मालवा पठार के लगभग मध्य से होकर गुजरती है।
भोपाल, राजगढ़, मंदसौर, देवास, सीहोर, उज्जैन, गुना, रायसेन, सागर, इंदौर, रतलाम, धार, झाबुआ जिलों में जो है मालवा पठार का विस्तार है। ठीक है, या मालवा के पठार में सारे जिले आते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं। मालवा के पठार की औसत ऊंचाई लगभग 500 मीटर है और सिगार की चोटी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 881 मीटर है। ज्वालामुखी लावा के द्वारा निर्मित होने के कारण इस क्षेत्र को में काली मृदा यानी काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियों में शिप्रा, चंबल, काली सिंध, माही, सोनार, बेतवा, पार्वती आदि हैं तथा इस इलाके में होने वाली औसत वर्षा है 75 से 125 सेंटीमीटर। ठीक है, मालवा के पठार के बाद अगला आता है हमारे पास बुंदेलखंड का पठार। तो थोड़ा ध्यान से देखें, जो आपका पहले रीवा पन्ना का पठार था उसके बाद का जो इस तरीके का डिजाइन है वो बना हुआ है। तो आप इस डिजाइन को मूल नक्शे में एक बार देखें जरूर और उसके बाद अपन आगे जाएंगे। ऐसे अपना जो पहले वाला मूल नक्शा है वो पूरा थोड़ी देर में भर जाएगा। तो अपन इस हिस्से को यहाँ ऐसे देख सकते हैं, यहाँ मैंने डिजाइन किया हुआ है ऐसे। ठीक है, और अपनी सुविधा के लिए इस हिस्से का नाम अपन ने क्या रखा हुआ है यहाँ पे, तो वो अपने पास अगला टॉपिक बन जाएगा। चलिएगा, तो अगला टॉपिक है अपने पास बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड जब बोलते हैं तो बुंदेलखंड में आ जाता है दतिया है, आपका टीकमगढ़ है, ओरछा है। ठीक है, इस साइड के हिस्से आ जाते हैं। तो बुंदेलखंड का जो विस्तार है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो बुंदेलखंड के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश के मध्य उत्तरी भाग में, इस पठार के पूर्व में बघेलखंड, पश्चिम में मध्य भारत का पठार, उत्तर में यमुना का मैदान और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत स्थित हैं। इसकी औसत ऊंचाई 150 मीटर से लेकर 400 मीटर तक है। और सिद्ध बाबा, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सिद्ध बाबा जो 1172 मीटर ऊंची चोटी है वो इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है। बुंदेलखंड का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से या ग्रेनाइट नीच से हुआ है। इस क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदियों में सिंध, केन, बेतवा, दसान तथा यहाँ औसत वर्षा लगभग 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। और यहाँ की मुख्य फसलों में ज्वार, तेंदुपत्ता आदि हैं। ठीक है, तो बुंदेलखंड के बाद अगला हिस्सा है नर्मदा सोन घाटी। आप यहाँ चित्र में देख सकते हो उसे किस तरीके से डिजाइन बना के बताया गया है। तो ऐसा डिजाइन अपन ऊपर मूल नक्शे में बनाने की कोशिश करेंगे, लगभग बनेगा और अपन उस जैसी प्रयास करके उससे आइडिया निकाल लेंगे। तो इसके अंतर्गत ऐसे करके डिजाइन बना दिया मैंने, टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा, पर समझने की जरूरत है कि इसमें कौन कौन से हिस्से आ जाएंगे। इसमें थोड़ा धार का आ जाएगा, बड़वानी आ जाएगा और होशंगाबाद, इसमें वो हिस्से आ जाएंगे नर्मदा नदी के किनारे हैं ज़्यादातर, क्योंकि उसका नाम ही नर्मदा सोन घाटी। तो हमने नर्मदा सोन घाटी के हिस्से को देखना है और नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत जानकारी लेनी है। तो नर्मदा सोन घाटी में मध्य प्रदेश के निचले प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी का विस्तार है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर है। ये घाटी पश्चिम से उत्तर पूर्व तक एक लंबी सक्रिय घाटी के रूप में है। नर्मदा सोन घाटी उच्चवाच या उच्चावच की दृष्टि से निम्न भागों में बांटी गई है। इसके कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया उन्होंने। मैकाल पठारी क्षेत्र, दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी, ये सब इससे जुड़े हुए हिस्से हैं। उत्तर में विंध्य पर्वतीय क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदान, धार की उच्च भूमि, मैंने कहा था ना धार बड़वानी तक जाएगी। इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां नर्मदा, सोन, तवा, दूधी, शक्कर, ये सब नर्मदा की सहायक नदियों में गिनी जाती है। वैसे अगला हमारे पास है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी आपने देखी, नीचे की साइड एक लाइन बना रखी है इन्होंने। ये इसके नीचे का जो पूरा भाग है, जिसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे, छिंदवाड़ा, बालाघाट, है ना, और ये वाले जो हिस्से हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो छिंदवाड़ा आ गया, बालाघाट आ गया, यहाँ पे बुरहानपुर हैगा इस साइड में। तो इसको अपन मूल नक्शे में चल के थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर अपन इसको कंटिन्यू कर देंगे। और मूल नक्शा आप बार बार देखते रहेंगे तो आपको याद भी होने लगता है। तो नीचे की जो पट्टी है ये वाली, यहाँ पे आपको बालाघाट मिलेगा, छिंदवाड़ा मिलेगा, इस पूरे इलाके में जो है ये वाला हिस्सा कहलाएगा। तो इस वाले हिस्से के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो इसका नाम इन्होंने रखा हुआ है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को थोड़ा सा विस्तार से देखें। सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार नर्मदा घाटी के दक्षिण पूर्व में, अभी नर्मदा घाटी पड़ रहा है उसके दक्षिण की साइड में,
दक्षिण पूर्व से पश्चिम तक फैली है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को 3 उप श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली है राजपीपला, दूसरी है मध्य श्रेणी, इसे ग्वाली लैंड भी बोला जाता है या महादेव श्रेणी भी कहा जाता है, और मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी के अंतर्गत अमरकंटक पठार में सोन नदी, नर्मदा, जोहिला आदि का प्रभाव होता है। और सतपुड़ा के सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, 1350 मीटर ऊंची है, 1350 मीटर। ये जो है वो आपको मिलेगी पचमढ़ी में, और ये महादेव की पहाड़ियों में स्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है धूपगढ़ की चोटी कौन से भाग में है, तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं, सतपुड़ा श्रेणी में है। जो ऊपर मैंने 3 वर्गीकृत दिए थे, राजपीपला, सतपुड़ा श्रेणी या मध्य श्रेणी या मैकाल, इनको थोड़ा और समझते हैं। सतपुड़ा श्रेणी के पश्चिम भाग से बुरहानपुर दर्रे तक विस्तृत है। यानी सतपुड़ा श्रेणी, जो राजपीपला जो है ना, वो सतपुड़ा श्रेणी से लेकर बुरहानपुर दर्रे तक, यानी बुरहानपुर इसमें आ गया। सतपुड़ा श्रेणी या मध्य श्रेणी, इसे मध्य श्रेणी कहते हैं। इसमें ग्वाली घाट या महादेव की श्रेणियां आती हैं, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, अभी हम पर बता चुके हैं, जो महादेव श्रेणी में है। मैकाल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग मैकाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। नर्मदा का उद्गम यहीं पर है, मैकाल से। इसको आप चित्र में यहाँ थोड़ा सा समझ सकते हैं। उन्होंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक के जो रास्ता है उसको ऐसे 3 भागों में बांट लिया, 1 2 3। तो पहले हिस्से का नाम राजपीपला दे दिया, दूसरे हिस्से का नाम मध्य श्रेणी दे दिया, ऐसे करके उन्होंने तीसरे हिस्से का नाम मैकाल दे दिया। अगला है हमारे पास बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार यहाँ देख सकते हैं, इस तरीके से बना हुआ है, और इस हिस्से के अंदर आपको वो हिस्से आएंगे जो छत्तीसगढ़ को टच करते हैं। तो अगर हम मूल नक्शे को थोड़ा सा देखेंगे तो हम बघेलखंड को मूल नक्शे में एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे तो इस तरह का डिजाइन होगा। तो इसमें आने वाले जो हिस्से होंगे, शहडोल है, अनूपपुर है, सिंगरौली है, सीधी है, ये वाला पोर्शन इसमें जुड़ेगा, ठीक है। तो हम अपने मेन नोट्स पे जाते हैं, तो वहाँ हम देखेंगे बघेलखंड का पठार। तो बघेलखंड के पठार को अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो बघेलखंड के पठार को हम पूर्वी पठार के नाम से भी जानते थे, हमने भी थोड़ी देर पहले बताया था। तो बघेलखंड के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में है, जो मध्य प्रदेश के कटनी, शहडोल, सीधी, उमरिया, सिंगरौली और अनूपपुर जिले में। अभी मैंने आपको ऊपर बोला था, इस पठार का निर्माण गोंडवाना शैल की चट्टानों से हुआ, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना होगा। गोंडवाना शैल की समूह से, यानी गोंडवाना चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, जिस कारण इस क्षेत्र में प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। यहाँ मुख्य रूप से कोयला पाया जाता है, क्योंकि सीधी, सिंगरौली ऊर्जा राजधानियां रह चुकी हैं। इस क्षेत्र में जलवायु मानसूनी होने के कारण तथा जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वृक्षों में सागौन, साल, तेंदुपत्ता आदि है। तो ये जो पठारों का पठारी भाग है, ये समझने के बाद इसमें डिमांड आई कि सर आप कुछ पर्वत भी जरूर बताएं। तो मध्य प्रदेश के जो पठारी भाग होने के साथ साथ कुछ भागों में पर्वत भी हैं। उन पर्वतों को हमने यहाँ चित्र में थोड़ा नीचे आसानी से बता दिया। देखो मैंने आपको बोला था, पहला भाग है राजपीपला, ग्वालीगढ़ श्रेणी, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी, इस तरीके से। और हम बार बार ऊपर जाके चित्र देख रहे थे, उसको यहाँ भी बहुत अच्छे तरीके से बताया है। देखो पहला मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, इसी के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बुंदेलखंड का पठार, ये बुंदेलखंड का पठार इधर भी है ये पूरा, ठीक है। थोड़ा एक ही गोला बना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, ये बघेलखंड का पठार, सतपुड़ा श्रेणी और नर्मदा सोन घाटी। तो इस तरीके से आपको इसके अंदर सब मिलने गए देखने को। तो हमारी पहली हेडिंग बनेगी, हम पर्वत श्रेणियाँ देख रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो उसमें आएगी अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है और मध्य प्रदेश में उसका प्रसार कम है, वो राजस्थान की मुख्य श्रेणी है। तो हम उसको थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। तो यहाँ इसके अंदर एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि यहाँ की सबसे ऊंची जो चोटी है वो गुरु शिखर है। तो अपन इसको थोड़ा पढ़ेंगे तो इसमें मिलना चाहिए। अरावली श्रेणी को पृथ्वी की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी माना गया है, जिसके ढाल अधिक तीव्र हैं। यह पर्वत मालवा के उत्तर पश्चिम में विस्तृत है। माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर, मैंने कहा था ना, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली श्रेणी अहमदाबाद, गुजरात से दिल्ली तक 800 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है। बस हमारे तो थोड़ा मालवा को टच करती है ना, इस वजह से हमने उसको अपने सिलेबस में रख लिया है। अगली आती है हमारे पास में विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत का निर्माण हिमालय के निर्माण से पूर्व हुआ है, यानी हिमालय से पुराना है, जो नर्मदा नदी के समानांतर उत्तर से पूर्व
से पश्चिम की ओर फैला हुआ है, उत्तर में पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। तो नर्मदा नदी के उत्तर दिशा यानी ऊपरी भाग में पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं तो हमको ये पर्वत मिलता है। मध्य प्रदेश के दमोह जिलों में स्थित सद्भावना शिखर, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। सद्भावना शिखर, इसे गुडविल पीक भी कहते हैं, ये सबसे ऊंची चोटी है। विंध्याचल की औसत ऊंचाई लगभग 300 से 650 मीटर है। विंध्याचल पर्वत का निर्माण क्वार्ट्ज व बलुआ पत्थरों से हुआ है। यहाँ प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में सोन है, बेतवा है, कैन है। ठीक है, अगला है हमारे पास सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भारत के मध्य भाग में स्थित पर्वतमाला है। अब चूंकि हम भारत के पूरे नक्शे को देखें तो हमें समझ में आएगा, ये मिडिल पॉइंट में पड़ेगी, मध्य प्रदेश मध्य में, जिसका विस्तार नर्मदा एवं ताप्ती की दरार घाटियों के बीच राजपीपला, महादेव, मेकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर फैला है। ये मैंने अभी आपको चित्र में बताया था। पूर्व में इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार तक यह फैला है। पूर्व में इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार तक है, ये झारखंड में है। यह पर्वत श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत है जो मुख्यतः ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से बनी है। महादेव पर्वत इसी में स्थित है। ठीक है, कुछ बिंदु इसके जोड़ दिए दोबारा, तो धूपगढ़ 1350 मीटर इसी में स्थित है। ये विंध्याचल के दक्षिण में और समानांतर स्थित है। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में नीचे की ओर है। पचमणी एक दर्शन स्थल यहाँ पर है और इसे सनसेट पॉइंट भी कहते हैं। तो सनसेट पॉइंट कहाँ पर है, तो पूछा जाता है पचमणी में है। अगला है हमारे पास पर्वत, उसका नाम है मैकाल अमरकंटक पर्वत। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग, ध्यान रखिएगा, को मैकाल अमरकंटक श्रेणी के नाम से जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश के शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला जिले में फैला है। मैकाल अमरकंटक श्रेणी पर्वत का निर्माण बलुआ पत्थर, क्वार्ट्ज व अवसादी चट्टानों से हुआ है। इसी श्रेणी में अगली है महादेव श्रेणी या महादेव की पहाड़ियां। सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी भाग को महादेव श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इसे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, सिवनी, नरसिंहपुर जिलों में फैला है। महादेव श्रेणी का निर्माण बलुआ पत्थर एवं क्वार्ट्ज चट्टानों से हुआ है। यहाँ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी धूपगढ़, एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी महादेव पर्वत श्रेणी इसी में स्थित है। ये बात तीसरी चौथी बार आ गई, आपको इसी नोट्स में याद होना चाहिए कि महादेव पर्वत के अंदर ही धूपगढ़ है, और यानी धूपगढ़ अगर वहां है तो वहां पचमढ़ी भी होगी। ठीक है, अगली हमारे पास है वो है कैमूर भांडेर श्रेणी। ये उसका तीसरा चित्र जो मैंने आपको अभी ऊपर दिखाया था। तो विंध्याचल पर्वत के पूर्वी भाग में फैली हुई पर्वत श्रेणी कैमूर भांडेर श्रेणी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, जिसका निर्माण क्वार्ट्ज, बलुआ पत्थरों, चट्टानों से हुआ है। कैमूर भांडेर पर्वत श्रेणी का विस्तार सतना, सीधी, रीवा और छतरपुर जिलों में है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई लगभग 450 से 600 मीटर। ठीक है, यहाँ बहने वाली मुख्य नदियां हैं सोन, यमुना नदी, दोनों का यहाँ पर जल विभक्त होता है। तो इस तरीके से छोटी सी जानकारी है, आपको इसको देखना चाहिए। और जो श्रेणी मैंने आपको बताई उन्हें यहाँ एक बार और देख सकते हैं आप। मैकाल हैगी, महादेव हैगी, ग्वालीगढ़ हैगी, राजपीपला हैगी। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट की गई है। बाकी और चीज़ें जो थी वो यहाँ दिखाई तो हैं, पर वो दिख इसलिए नहीं रही थी क्योंकि अपन ने उसको ध्यान नहीं दिया। ये देखो विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, आप इन नोट्स को देखिए, थोड़ा मैंने मदद की है। थोड़ा सतपुड़ा श्रेणी यहाँ पर है बीच में, ये सतपुड़ा श्रेणी इस जगह डबल मैंने मार्क किया हुआ है। तो इन्हें आप थोड़ा देखिएगा और धीरे धीरे इनके नोट्स बनाइएगा।